अमीर लोगों ने सभी डंजन्स पर कब्जा कर लिया ताकि कोई और अपनी स्टैट्स लेवल अप ना कर सके। लेकिन सू चेन में एक अजीब एबिलिटी जागती है। वो सोते वक्त अपने सपनों में डंजन रेड्स कर सकता है और वहां मॉन्स्टर्स को डिवावर करके उनकी पावर्स भी चुरा सकता है। लेकिन ये एलीट्स उसे आगे बढ़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए वो उसे नीचे गिराने की साजिश रचने लगते हैं। साल 2167, 16 मई। डीमन रेस ने इंसानी दुनिया पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। एक भी जगह बची नहीं थी। आखिरी बैटल के बाद सब थके हुए थे, फिर भी सू चेन अभी भी खड़ा था, एक एसएसएस रैंक लाइटनिंग असैसिन। 7 साल पहले कई डीमन किंग्स इस दुनिया में उतरे थे। डीमन किंग लेनिंग की अगुवाई में उन्होंने इंसानियत को बेरहमी से कुचल दिया। बिना किसी रुकावट के पूरी जमीन रौंद डाली। डीमन किंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि इंसान बस कमजोर कूड़ा है जो सिर्फ खुराक बनने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जब वो सू चेन से पावर खींचने लगा तो अंत करीब लगने लगा, लेकिन उसी पल सू चेन के अंदर कुछ टूट गया। उसे अपनी बहन याद आई, अपने साथी याद आए, अपना मास्टर याद आया, वो सब जिन्हें वो खो चुका था। गुस्से और दर्द की लहर उसके अंदर उठी और उसने चुपचाप मरने से इनकार कर दिया, चाहे सब कुछ चला जाए। उसने कसम खाई कि डीमन किंग को भी अपने साथ ले जाएगा। उसी इरादे के साथ उसने अपना अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट किया, एसएसएस रैंक टर्मिनस आर्क। एक चौंधिया देने वाली रोशनी फूटी और सब कुछ निगलने लगी। डीमन किंग भी चौंक गया, अपनी जगह जम गया। जब एनर्जी बेकाबू होकर बाहर निकली, जैसे जैसे रोशनी उन्हें लपेटने लगी, सू चेन के जहन में वो लोग घूमने लगे जिन्हें वो चाहता था। उसे पछतावा हुआ, पछतावा कि वो काफी मजबूत नहीं था, कि उसने कुछ भी जल्दी नहीं बदला। काश वो वापस जा सकता, काश उसे डीमन लेयर पहले मिल जाती, काश वो पहले डीमन किंग को कभी आने ही ना देता। तब ये सब कुछ नहीं होता। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर लेटा था। हैरान होकर उसने इधर उधर देखा। कमरा साफ और शांत था। लोग इत्मीनान से घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई घबराहट नहीं, कोई तबाही नहीं। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाया कि वो क्या देख रहा है। क्या दुनिया पहले ही खत्म नहीं हो गई थी? ये सब लोग कहां से आए? थोड़ी देर लगी उसे समझने में, लेकिन आखिरकार सच उसके दिल में उतर गया। वो वापस पास्ट में आ गया था, वापस 16 मई 2157 पर, डीमन इन्वेजन शुरू होने से 3 साल पहले। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसे एक दूसरा मौका मिला है। वो 10 साल पीछे आ गया था, अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में। ये सोचकर वो हैरान रह गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन आई जिसने सब कंफर्म कर दिया, पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेशन कंप्लीटेड। तो ये सच था। वो सच में उस वक्त वापस आ गया था जब सब कुछ ठीक था। 16 मई 2157, डीमन इन्वेजन शुरू होने से 3 साल पहले। 3 साल पहले जब पहला डीमन किंग व्राथ इस दुनिया में उतरा था, वही जिसने हेल के दरवाजे खोले और बाकी सबको अंदर आने दिया, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वही एक घटना सब कुछ खत्म होने की शुरुआत थी। उसी की वजह से उसने सब कुछ खोया था, लेकिन अब वो वापस था। अगर वो व्राथ को उस पल से पहले रोक सके तो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे, दुनिया नहीं गिरेगी, सब कुछ बदल सकता है। उसके सीने में हल्की सी उत्तेजना जागी। पावर ऑफ ग्लटनी पहले ही इंटीग्रेट हो चुकी थी। तभी उसे कुछ अजीब दिखा। उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट इंटरफेस तैर रहा था। जब से वो जागा था तब से वो वहां था। उसने उस पर ध्यान लगाया। उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। ये क्या है? ये किसी गेम के स्टेटस स्क्रीन जैसा दिख रहा था। क्या ये मेरी एट्रीब्यूट्स हैं? उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अपनी पिछली जिंदगी में वो सिर्फ अपनी अवेकेंड एबिलिटीज पर निर्भर रहा था। 10,000 में से सिर्फ एक इंसान अवेकन कर सकता था, और वो उन बदकिस्मत लोगों में से एक था जो नहीं कर पाए। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो 4 साल अवेकन नहीं कर पाया था। वो हायरार्की के सबसे नीचे फंसा रहा। कोई भी उसे धकेल सकता था। कोई हैरानी नहीं कि वो इन्फर्मरी में जागा था। जैसे ही उसने इधर उधर देखा, उसे इंटरफेस के अंदर एक कार्ड तैरता हुआ दिखा। क्लास लाइटनिंग असैसिन। साथ में डिस्क्रिप्शन था, लाइटनिंग गॉड, शरीर में इलेक्ट्रिसिटी भर देता है, मूवमेंट स्पीड काफी बढ़ जाती है। लाइटनिंग ब्लेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक हथियार में बदल देता है। अटैक्स क्रिटिकल डैमेज देती हैं और टारगेट्स को पैरालाइज कर सकती हैं। पढ़कर सू चेन के अंदर कुछ हिला। उसने अपना ध्यान लगाया। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आई, स्विचिंग क्लास। जैसे ही प्रोसेस पूरी हुई, हवा में हल्की सी स्नैप की आवाज गूंजी। तभी किसी ने दरवाजा धकेल कर खोला। ये मलोंग था। अरे तुम जाग गए, उसने हैरानी से कहा। अब ठीक हो? सू चेन ने शांति से जवाब दिया कि वो ठीक है, और मन में सोचा कि जैसा उसे उम्मीद थी, कोई और ये इंटरफेस नहीं देख सकता। मलोंग पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक देखकर हैरान हो गया। रुको, तुम्हारी चोटें गायब हैं। कल तो तुम्हें आधा मार दिया गया था। तुम किसी अवेकनर से भी तेज ठीक हो रहे हो। सू चेन ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। तो ये मलोंग है। अपनी पिछली जिंदगी में मलोंग अवेकन तो हुआ था, लेकिन बस मुश्किल से।
वो सबसे नीचे ही रहा और डीमन किंग के उतरने के तीसरे दिन मर गया। फिर भी मलोंग उसे घूरता रहा, माथे पर बल डालते हुए। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम अचानक मजबूत हो गए हो? क्या मेरा वहम है? सू चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर ही अंदर उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। वो सच में यहां है, मेरे सामने खड़ा है, मैं सच में वापस आ गया हूं। मलोंग को अचानक कुछ याद आया। अरे हाँ, कल रैंक टेस्ट है। अब जब तुम ठीक हो तो चलो तैयारी करते हैं। भले ही तुम अभी अवेकन नहीं हुए, फिर भी ये ग्रेजुएशन इवैल्यूएशन को अफेक्ट करता है। चलो। जब वो दोनों साथ बाहर निकले तो ट्रेनिंग ग्राउंड सामने आया। हर तरफ स्टूडेंट्स थे, एबिलिटीज प्रैक्टिस कर रहे थे, टेक्निक्स दिखा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इतने सारे जीते जागते लोगों को देखकर सू चेन एक पल के लिए रुक गया। इतने लोगों को जिंदा देखे हुए बहुत वक्त हो गया था। मलोंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। अरे, ये क्या चेहरा बना रखा है? बहुत डरावनी बातें कर रहे हो। चलो बस मैदान में घूमते हैं। सू चेन ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उसके विचार कहीं और थे। इस बार सब कुछ अलग होगा। वो महसूस कर सकता था, वो भविष्य जो उसने खोया था वो फिर से उसके सामने खड़ा था। सू चेन ने मन में सोचा कि वो एक बार सब कुछ खो चुका था। अगर अभी नहीं हिला तो वही तबाह करने वाला भविष्य फिर आएगा। उसे तेजी से आगे बढ़ना होगा, उसे मजबूत होना होगा। इस दौर में किसी अवेकनर के लिए लेवल अप करने का सिर्फ एक ही तरीका था, डीमन लेयर्स के अंदर मॉन्स्टर्स का शिकार करना। लेकिन उन लेयर्स पर लगभग सभी बड़े गिल्ड्स का कब्जा था। आम लोगों को अंदर जाने का मौका ही नहीं मिलता था। मजबूत होना तो दूर की बात थी। उसने अपनी स्टेटस देखी और सोचा कि वो दूसरों के मुकाबले कितना मजबूत है। सरकार ने अवेकनर्स और मॉन्स्टर्स दोनों को रैंक्स में बांटा था। SAB का C, अर्जेन D और E। यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स D रैंक पर अटके हुए थे। सिर्फ कुछ गिने चुने जीनियस या वो जिनके पीछे बड़े गिल्ड्स थे C रैंक तक पहुंच पाते थे। अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जानता था कि वो पहले से ही ज्यादातर लोगों से मजबूत था। उसकी नजर मलोंग की तरफ गई। मैं उसे जरूर मजबूत हूं। तभी हवा में कुछ तेज रफ्तार से उड़ा और सीधे मलोंग के चेहरे पर जा लगा। उसकी चोट से वो जमीन पर लुढ़क गया। उसका चश्मा टूट गया। पीछे से एक मजाक उड़ाती हुई आवाज आई। अरे, ये सू चेन और मलोंग नहीं है क्या? जल्दी ठीक हो गए। मलोंग किसी तरह उठने की कोशिश करने लगा, साफ घबराया हुआ था। यार, इन सब से ही पाला पड़ना था। सू चेन शांत रहा। उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो बुली मुस्कुराया। मैंने कहा था ये दोनों बड़े टफ हैं। तुम्हें पता था मैं यहां बॉल खेल रहा हूं। कुछ क्रेट्स ड्रिंक्स लेकर क्यों नहीं आए? मालोंग ने तुरंत सिर झुका लिया। माफ करो, अभी जाकर लाता हूं। लेकिन सू चेन आगे बढ़ा। माफी मांगने वाले तुम नहीं हो, उसने ठंडे लहजे में कहा। वही शख्स जो हमेशा उसे नीचा दिखाता था। और इस बार सू चेन का सिर झुकाने का कोई इरादा नहीं था। अचानक पुरानी यादें उमड़ आईं। यादें कि कैसे ये शख्स बार बार उसे परेशान करता था। वही चेहरा, वही मजाक उड़ाती हुई मुस्कान। सू चेन को सब साफ याद था। मलोंग ने देखा कि माजरा क्या है और जल्दी से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बुली और जोर से हंसा। उसने कुछ ऐसा कहा कि वो तो बस मदद कर रहे हैं। सू चेन अभी अवेकन नहीं हुआ तो शायद उसे थोड़ी मोटिवेशन चाहिए। पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। साफ मजा आ रहा था उन्हें। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई। ये तो बेहोश हो गया, बोरिंग, चलो। वो पीठ फेर कर चलने लगे। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मलोंग दौड़कर पास आया और पूछा कि वो ठीक है। सू चेन ने धीरे धीरे आंखें खोली और बुदबुदाया कि ये लोग उसे कभी चैन से नहीं छोड़ते। लेकिन इस बार वो आगे बढ़ा। उसने शांति से कहा कि गलती मलोंग की नहीं है और माफी मांगने वाले तो उनके सामने खड़े हैं। उस बुली का चेहरा काला पड़ गया। मलोंग घबराकर रोकने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का गोंगजांग अपनी मुट्ठी में एनर्जी भरने लगा। उसका चेहरा खतरनाक हो गया। उसके पीछे खड़े लोग भी तन गए, कूदने के लिए तैयार। सू चेन ने उसे शांति से देखा। वो इस टाइप को अच्छी तरह जानता था। कोई जो सिर्फ इसलिए कमजोरों को दबाता है क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। अकेला हो तो कुछ नहीं है। पास से किसी ने फुसफुसाया कि गोंगजांग इन्हें फिर मारने वाला है। दूसरे हंसे, बोले एक तो बेकार है और दूसरा अवेकन भी नहीं हुआ। गोंगजांग आगे बढ़ा और मुंह बिचकाकर पूछा कि सू चेन ने क्या कहा। सू चेन ने शांति से उसकी आंखों में देखा और कहा कि उन्हें परेशान करना बंद करे। बस यही काफी था। गोंगजांग ने मुट्ठी भींची, चेहरे पर गुस्सा चमका और बोला कि आज एक और सबक सिखाएगा। और इस बार सू चेन पीछे नहीं हटा। गोंगजांग अपनी मुट्ठी पूरी तरह पीछे खींच भी नहीं पाया था कि सू चेन हिला। हवा में एक तेज आवाज गूंजी। जब उसका घूंसा सीधे गोंगजांग पर लगा और वो लड़खड़ा कर पीछे चला गया। सब जम गए। दूर खड़ी कुछ लड़कियां हैरानी से एक दूसरे से फुसफुसाने लगीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। सू चेन ने सच में गोंगजांग का अटैक रोक दिया। गोंगजांग लड़खड़ाया, साफ हैरान था। ये क्या हुआ? उसने जल्दी से खुद को संभाला। चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। तू नॉन अवेकेंड कूड़ा होकर मुझे मारने की हिम्मत करता है? सू चेन ने शांति से उसकी तरफ देखा और कहा कि ये एक अच्छा मौका है कुछ टेस्ट करने का। उसी पल उसके शरीर में एनर्जी दौड़ गई। उसकी स्किन पर इलेक्ट्रिसिटी कड़कड़ाने लगी
जब उसकी क्लास एक्टिवेट हुई, उसका पूरा प्रेजेंस बदल गया। मलोंग की आंखें फट गईं। तुम कब अवेकन हुए? सुचेन के बाजुओं पर लाइटनिंग लिपट गई, पावर से गुनगुनाती हुई। आसपास के स्टूडेंट्स उसका दबाव महसूस कर सकते थे। गोंगजांग ने दांत भींचे और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। तू सोचता है ये छोटी सी ट्रिक मुझे डरा देगी? मैं दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। वो आगे दौड़ा, ऑरा भड़कती हुई, लेकिन सुचेन उससे तेज था। पलक झपकते ही उसने फिर वार किया। उस इंपैक्ट से गोंगजांग उड़कर पीछे गया और जोर से जमीन पर गिरा। चारों तरफ से सांसें रुक गईं। ये क्या हुआ? इनसे गोंग को एक घूंसे में उड़ा दिया। क्या ये सच में सुचेन है? मालोंग भी हैरानी से जम गया। गोंगजांग उठने की कोशिश करने लगा। चेहरे पर गुस्सा और बेयकीनी दोनों थे। कमीने, तूने धोखे से वार किया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अपने चमचों को मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं हिला। सब सुचेन को देख रहे थे, डर से जमे हुए। सुचेन के शरीर के चारों तरफ लाइटनिंग टिमटिमाती रही जब वो शांति से आगे बढ़ा। तुम बहुत कमजोर हो, उसने सपाट लहजे में कहा। एक और तेज वार के साथ उसने गोंगजांग को फिर जमीन पर पटक दिया, पहले से भी ज्यादा जोर से। आंगन में सन्नाटा छा गया। देखने वाले सब एक बात समझ गए। सुचेन अब वो नहीं रहा जिसे कोई नजरअंदाज कर सके। वो बुली जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से हिल रहा था। लगता नहीं था कि जल्दी उठ पाएगा। उस चोट ने सच में नुकसान किया था। इस बार वो सीधे इन्फर्मरी जाएगा। आसपास के स्टूडेंट्स घबरा गए और इधर उधर भाग गए। मलोंग हैरानी से सब देखता रहा। सुचेन, तुम इतने मजबूत कब हो गए? सुचेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। बजाय इसके उसने शांति से अपनी स्टेटस चेक की। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, तो इससे कुछ बातें कंफर्म हो गईं। पहली, वो अभी भी अपनी लाइटनिंग असैसिन स्टेट में फ्रीली स्विच कर सकता है। दूसरी, भले ही उसका सिस्टम लेवल सिर्फ लेवल 1 है, उसकी असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहले से ही आम अवेकनर स्वच से कहीं ऊपर है। इसका मतलब था कि वो कम से कम ई रैंक से ऊपर था, शायद और भी। कितना ऊपर ये अभी पक्का नहीं था, लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही थी। मैंने साफ उसे हराया तो मेरी स्टैट्स क्यों नहीं बढ़ी? वो सवाल उसके जहन में घूमता रहा। तभी एक ख्याल आया, क्या एक्सपीरियंस गेन करने की कंडीशन अब अलग है? उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उंगलियों पर इलेक्ट्रिसिटी कड़कड़ाती हुई एक कंडेंस्ड बोल्ट ऑफ लाइटनिंग बनी। उसके चारों तरफ की हवा खतरे से भर गई। देखने वालों की सांस रुक गई। कुछ ने आंखें ढक लीं तो कुछ उंगलियों की दरारों से झांकते रहे। पूरी तरह नजर हटाने की हिम्मत नहीं थी। मलोंग घबरा गया। सुचेन, तुम क्या कर रहे हो? गोंगजांग जमीन पर पड़ा पड़ा आखिरकार समझा कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें डर से फट गईं जब लाइटनिंग उसके चेहरे के बिल्कुल पास मंडराने लगी। सुचेन ने नीचे देखते हुए सोचा, क्या ऐसे ही काम करता है? क्या एक्सपीरियंस पाने के लिए सच में इतना जरूरी है? उसकी आंखों में वो कड़कड़ाती एनर्जी चमकती रही जब वो झिझका। उत्सुकता और संयम के बीच फंसा हुआ सुचेन ने गोंगजांग को कॉलर से पकड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, एक तेज आवाज बीच में आ गई। बस करो, ये स्कूल है। एक औरत आगे बढ़ी। ये लिंग यू थी, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। उसे हमेशा टीचर की तरह एक्ट करना पसंद था, शायद इसीलिए कि इससे उसे अहमियत का एहसास होता था। ऐसे मोमेंट्स के बिना तो कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता। जब पहले बुलिंग हो रही थी, वो एक बार भी नहीं आई, लेकिन जैसे ही गोंगजांग मुसीबत में पड़ा, वो अचानक प्रकट हो गई। नेकी का नाटक करती हुई उसने सुचेन की तरफ देखकर शांति से कहा, भले ही पहले गलती उसकी थी, इतना काफी है, आगे मत जाओ। फिर गोंगजांग की तरफ मुड़कर एक ऐसी मुस्कान दी जो आंखों तक नहीं पहुंची, और कुछ ऐसा कहा जैसे, चिंता मत करो, ये तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाएगा। सुचेन ने अपनी पकड़ ढीली की और गोंगजांग को एक तरफ फेंक दिया। अंदर से उसे ठंडी हंसी आई। तो स्टूडेंट काउंसिल सच में अपनों की हिफाजत करती है। उसका वैसे भी इतना करने का इरादा नहीं था, लेकिन इस टाइप के लोग तब तक नहीं सीखते जब तक ठीक से डर न जाए। जो स्टूडेंट्स पहले छुप गए थे, वो आखिरकार सांस लेने की हिम्मत कर पाए। गोंगजांग का चेहरा देखकर सबने चुपचाप एक बात तय कर ली, ये बंदा खतरनाक है, इससे दोबारा पंगा नहीं लेना। मलोंग सुचेन के पास आया, अभी भी थोड़ा हिला हुआ था। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट काउंसिल के लोग चले गए। उस रात डॉर्मिटोरी में मलोंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सबको बता रहा था कि सुचेन ने गोंगजांग को कैसे धूल चटाई, कैसे पूरी तरह दबा दिया, कैसे बुलीज भी बाद में उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। जांगजुआ, एक ई रैंक न्यूक्लियस मेज, ने हंसकर उड़ा दिया, यार अगर वो सच में इतना मजबूत है तो हमारे साथ बेसिक एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है? क्या कोई असली पावर हाउस ऐसा करता है? मलोंग बहस करने लगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। जांगजुआ ने मुंह बिचकाया, सच मान लो, हम चारों रैंकिंग्स के सबसे नीचे हैं। मैं हम सब में सबसे मजबूत हूं, और मैं भी सिर्फ ई रैंक हूं। तुम सच में सोचते हो सुचेन एक लाइटनिंग असैसिन है? हंसाओ मत। उसने घमंड से बाहें बांध लीं। जिंदगी में एक ही बार अवेकनिंग होती है, ये फैक्ट है। वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट टाइप होगा। मलोंग चुप हो गया, लेकिन अंदर से वो अब उतना यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो उसने देखा था
वो बिल्कुल नकली नहीं लगा था। दूसरी तरफ सू चेन साफ महसूस कर सकता था कि वो मजबूत होता जा रहा है। इस रफ्तार से शायद वो जल्द ही किसी क्लब के लिए क्वालिफाई भी कर पाए। अगले दिन किसी ने अनाउंस किया कि ग्रेजुएशन से पहले का फाइनल रैंक टेस्ट जल्द होने वाला है। उसके बाद सबकी असली रैंक तय हो जाएगी। ई रैंक ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जमा थे। उनमें से एक था गोंगटिंग, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट। जैसे ही वो आया, सब अनजाने में सीधे हो गए। शांत चेहरे के साथ उसने हाथ हिलाया और सबको आज की ट्रेनिंग खत्म करने को कहा। जाते वक्त उसने देखा कि गोंगजंग पास में खड़ा है। तुम अभी यहां हो? उसने शांति से पूछा। गोंगजंग ने मुट्ठियां भींच लीं। भाई, तुम्हें कुछ करना होगा। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं ये अपमान नहीं पचा पाऊंगा। गोंगटिंग ने उसे एक पल शांति से देखा, फिर सिर हिलाया। समझ गया, मैं देख लूंगा। उस शाम एक आम खाने के दौरान स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट ने बात छेड़ी। तो उस लड़के के साथ क्या करोगे? गोंगटिंग ने शांति से जवाब दिया। जो मैंने देखा। उसने गोंगजांग को सिंपली दबा दिया। लेकिन क्या वो सच में इतना मजबूत है? वो हल्की मुस्कान के साथ बोला। तुम इस एकेडमी का हाल जानते हो? 10 से कम लोग एस रैंक तक पहुंचे हैं और तुमने उन सबको काउंसिल में रिक्रूट कर लिया है। आम स्टूडेंट्स को तो डीमन लेयर्स तक पहुंच ही नहीं है। चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, वो आगे नहीं बढ़ सकते। गोंगटिंग ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सच है। तेज बारिश के बीच सू चेन अकेला दौड़ रहा था। उसके शरीर पर 100 किलो से ज्यादा का वेटेड गियर दबा हुआ था। फिर भी वो बिना रुके एक के बाद एक चक्कर लगाता रहा। बेसिक ट्रेनिंग शरीर को मजबूत बनाती है, उसने सोचा। और जितना मजबूत शरीर, उतनी ज्यादा पावर वो झेल सकता है। ये वो किसी से बेहतर जानता था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने मुश्किल से सीखा था कि एक अवेकनर की लिमिट सीधे उसकी फिजिकल एंड्योरेंस से जुड़ी होती है। जैसे जैसे बारिश उसके कपड़ों को भिगोती रही, उसका जहन भविष्य की तरफ भटकने लगा। साल 2160 में डीमन किंग रात उतरेगा। वही एक घटना दुनिया के टूटने की शुरुआत होगी। शहर गिरेंगे, अनगिनत लोग मरेंगे। उसकी बहन भी। रात वही था जिसने हेल के दरवाजे खोले और बाकी डीमन किंग्स को दुनिया में घुसने दिया। तो मेरा पहला लक्ष्य साफ है, सू चेन ने सोचा। मुझे रात को मारना है। उसके पास 3 साल थे। 3 साल उससे आगे निकलने के लिए। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। वो दौड़ते दौड़ते रुका और स्क्रीन देखी। किसी का कॉल था। वो एक पल झिझका, फिर उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से अचानक आवाज आई। उसकी बहन कॉल कर रही थी। वो खुशमिजाज लग रही थी। बोली कि कंपटीशन में बिजी थी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, अभी घर पहुंची है। उसने कहा कि अगर इस बार जीत गई तो उनकी रेंट की प्रॉब्लम आखिरकार हल हो जाएगी। उसकी आवाज सुनकर सू चेन का सीना भारी हो गया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अनगिनत बार ऊपर वाले से एक मौका मांगा था कि सब फिर से शुरू हो जाए, और अब वो आवाज फिर वही थी, जिंदा और गर्म। उसने पूछा कि उसकी तरफ बारिश हो रही है क्या, और पूछा कि वो चुप क्यों हो गया। सू चेन ने खुद को जबरदस्ती जवाब देने पर मजबूर किया। बोला कुछ नहीं, बस उसकी आवाज सुनने की याद आ गई थी। वो हंसी और बोली कि कुछ दिन पहले ही तो बात हुई थी। फिर कहा कि अच्छी खबर का इंतजार करें, और कॉल काट दी। कॉल खत्म होने के बाद सू चेन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। सब कुछ सच में फिर से शुरू हो गया था। उसने मुट्ठियां भींच लीं, चेहरा मजबूत हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस भविष्य को बचाएगा, इतिहास को दोहराने नहीं देगा। वो फिर दौड़ने लगा, पहले से भी ज्यादा जोर से। कई घंटे बीत गए। जब वो रुका तो शरीर थका हुआ था, लेकिन दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ था। इस वक्त में वापस आए उसे 8 घंटे हो गए थे। उसका शरीर पिछली जिंदगी से कमजोर था, लेकिन जवान था और पोटेंशियल से भरा हुआ था। अब एक और जरूरी बात सोचनी थी। अगर उसे मजबूत होना था तो डीमन लेयर्स तक पहुंच चाहिए थी, लेकिन वो जगहें बड़े गिल्ड्स के कड़े कब्जे में थीं। आम लोगों के अंदर जाने का कोई मौका नहीं था। फिर वो अजीब पावर थी जो उसमें जागी थी, पावर ऑफ ग्लटनी। जैसे ही ये ख्याल उसके जहन से गुजरा, उसके शरीर में एक अजीब सेंसेशन फैल गई। कुछ जवाब दे रहा था। उसकी आंखों के सामने एक ट्रांसलूसेंट इंटरफेस उभरा। रोशनी की लकीरें एक के बाद एक बनती गईं। सिस्टम एक्टिवेट होने लगी। इससे पहले कि वो पूरी तरह रिएक्ट कर पाता, उसके चारों तरफ की दुनिया मुड़ने और बदलने लगी। उसका माहौल घुलने लगा और अंधेरे में बदल गया। जब उसकी नजर साफ हुई तो वो एक अनजानी जगह खड़ा था। नीचे की जमीन फटी हुई और जली हुई थी। हवा भारी और घुटन भरी थी। खतरे का एहसास हर तरफ था। उसने एक बात इंस्टिंक्ट से समझ ली, ये कोई आम जगह नहीं है। लग रहा था जैसे हेल हो। सू चेन को दूर कुछ अजीब दिखा। जमीन से उठती एक विशाल स्ट्रक्चर। इसे पूरी तरह समझ पाता, इससे पहले जमीन कांपी और नीचे से आकृतियां उभरने लगी। मॉन्स्टर्स थे। कुत्ते जैसे जीव एक के बाद एक जमीन से रेंग कर निकले। उनके शरीर पर काली धुंध लिपटी हुई थी। ये डेथ हाउंड्स थे, ई रैंक क्लाउड टाइप मॉन्स्टर्स। सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हुई और ट्रांजिशन पूरी हो गई। सू चेन को तब एहसास हुआ कि वो किसी इल्यूजन में नहीं था। ये जगह असली थी, और बदतर ये कि ये एक डीमन लेयर थी। उसने खुद को संभाला और अपनी लाइटनिंग असैसिन फॉर्म एक्टिवेट की। उसके शरीर में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ गई और इंस्टिंक्ट ने काम संभाल लिया।
झिझकने का वक्त नहीं था। हाउंड्स एक साथ उस पर टूट पड़े, लेकिन वो उनसे तेज था। उसकी ब्लेड चमकी और एक के बाद एक उन्हें चीरती चली गई। हर वार साफ, एफिशिएंट और प्रिसाइज था। हर किल के साथ कुछ अजीब हुआ। पावर उसके अंदर बहने लगी। नोटिफिकेशंस एक के बाद एक आने लगी। आइटम अक्वायर्ड, डेथ फॉरेस्ट फ्रैगमेंट। जितना ज्यादा वो लड़ा उतना साफ होता गया। ये मॉन्स्टर्स उसके लिए अब कुछ भी नहीं थे। उसके विचार तेज होते गए। अपनी मौजूदा ताकत से ई रैंक के जीव कोई असली खतरा नहीं थे। और सबसे जरूरी बात, ये इल्यूजन नहीं थी, ये जगह असली थी। तभी सिस्टम ने फिर आवाज दी। लेवल इंक्रीज्ड। वो लेवल 2 पर पहुंच गया था। उसके शरीर में पावर उमड़ी और सभी सेंसेस तेज हो गए। हर स्टैट बढ़ी, हर मूवमेंट हल्की और तेज लगने लगी। ये जगह उसे ग्रो करने देती थी। इससे पहले कि वो इस पर ज्यादा सोच पाता, जमीन फिर कांपी। एक विशाल आकृति उभरी। एक बहुत बड़ा हाउंड, एक बॉस। सू चेन ने एक पल भी नहीं लगाया। वो सीधे उस पर टूट पड़ा। लाइटनिंग चमकी जब उसने वार किया। ब्लेड ने फ्लैश को चीर दिया। लड़ाई छोटी थी लेकिन हिंसक। जब वो खत्म हुई तो मॉन्स्टर गिरकर रोशनी के कणों में घुल गया। एक नई नोटिफिकेशन आई। उसे ढेर सारा एक्सपीरियंस मिला था और कई आइटम्स भी, डेथ फॉरेस्ट फॉन्ग और एक रेयर क्रिस्टल। उसका लेवल फिर बढ़ा। सब एक साथ उस पर आकर गिरा। वो बेहिसाब रफ्तार से लेवल अप हो रहा था। तभी कुछ और उसकी नजर खींच गया। मॉन्स्टर के अवशेषों पर एक अजीब ऑप्शन उभरा, डिवोरेबल। उत्सुकता से उसने उस पर ध्यान लगाया। मॉन्स्टर का एसेंस उसकी तरफ खींचने लगा। एक कार्ड में बदल गया और उसके शरीर में समा गया। एक नया मैसेज आया, ट्रेट अक्वायर्ड, फ्रॉस्ट फिजिक, ठंड से रेजिस्टेंस देता है और कम तापमान वाले माहौल में ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। सू चेन वहां चुपचाप खड़ा रहा, जो हुआ था उसे समझने की कोशिश करते हुए। उसने मॉन्स्टर को अब्सॉर्ब कर लिया था, सिर्फ उसकी एनर्जी नहीं बल्कि उसकी एबिलिटी भी। तभी पूरी बात का मतलब समझ आया। पावर ऑफ ग्लटनी सिर्फ उसे मजबूत नहीं बनाती थी, ये सब कुछ डिवॉर करने की ताकत थी। सू चेन को अचानक एक डरावनी बात का एहसास हुआ। ये पावर बहुत जानी पहचानी लग रही थी, बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी डीमन किंग लनियू के पास थी। ग्लटनी की एबिलिटी, एक ऐसी पावर जो सब कुछ निगल जाती है। इसका मतलब एक ही था, उसने कुछ ऐसा चुरा लिया था जो असल में एक डीमन किंग का था। आमतौर पर हर अवेकनर जिंदगी भर एक ही क्लास से बंधा होता है। ये एक ऐसा नियम था जो कभी नहीं टूटता था। लेकिन अब न सिर्फ उसके पास एक से ज्यादा एबिलिटीज थीं, वो दूसरों की पावर्स भी एब्जॉर्ब कर सकता था। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उसके मजबूत होने की कोई सीमा नहीं होगी। ये ख्याल अभी जहन में बैठ ही रहा था कि एक भारी दबाव अचानक उस पर टूट पड़ा। कुछ उसे देख रहा था। एक प्रेजेंस जो अब तक की हर चीज से कहीं ज्यादा डरावनी थी, धीरे धीरे सामने आई। उसका रूप साफ नहीं था। एक आवाज उस जगह में गूंजी, शांत मगर हावी होती हुई, कह रही थी कि वो उसका बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। सू चेन का दिल भारी हो गया। उस एग्जिस्टेंस का नाम उसके जहन में कौन था, लेकिन साफ नहीं पढ़ पाया, जैसे कोई जानबूझकर उसे छुपा रहा हो। दबाव बढ़ता ही जा रहा था, उसे अपना स्टैंस मजबूत करने पर मजबूर करते हुए। उसने जल्दी से सिचुएशन का जायजा लिया। मौजूदा सिस्टम में अवेकनर्स ई से एस रैंक तक होते थे। अपनी पिछली जिंदगी में वो बहुत मुश्किल से आखिर में एस रैंक तक पहुंचा था। अभी वो उस लेवल के कहीं आसपास नहीं था। फिर भी सामने खड़ी प्रेजेंस बिना किसी शक के एस रैंक की थी, या शायद उससे भी ऊपर। सिर्फ उसका दबाव ही कुचलने वाला था। उसने अपने हथियार की पकड़ कस ली, पूरी तरह जानते हुए कि ये उससे कहीं आगे का दुश्मन था। फिर भी वो पीछे हटने वाला नहीं था। वो एग्जिस्टेंस हिली। जो एक्सचेंज हुआ वो बेरहम था। एक के बाद एक वार उस पर आते रहे, हर एक इतना ताकतवर कि एक ही बार में खत्म कर सकता था। फिर भी वो किसी तरह बचता रहा। हर अटैक उसकी वाइटल स्पॉट्स से बस जरा सा चूकती रही, इतनी कि उसे उड़ा दे लेकिन जान न ले। लग रहा था जैसे जानबूझकर किया जा रहा हो। जैसे जैसे लड़ाई खींचती रही, उसे एहसास होने लगा ये बैटल नहीं था, ये एक टेस्ट था। वो एग्जिस्टेंस फिर बोली, पूछा कि क्या वो सच में रेजिस्ट करता रहेगा। उसने कहा कि वो यहां रह सकता है, इस जगह पर, और डिमोनिक टावर की रखवाली कर सकता है। एक रोल दिया जा रहा था उसे, एक इन्विटेशन। सू चेन समझ गया, ये उसे मारने की कोशिश नहीं थी, ये उसे टेस्ट कर रहा था, उसे माप रहा था। लेकिन उसने इनकार कर दिया। चाहे दबाव कितना भी भारी हो, चाहे ऑड्स कितने भी इम्पॉसिबल हों, वो नहीं झुकेगा। उसने ऑफर को सीधे ठुकरा दिया। वो प्रेजेंस ठंडे लहजे में बोली कि अगर वो इनकार करता रहा तो वो अब नहीं रुकेगी। वो अब तक इसलिए जिंदा था क्योंकि इस जगह तक पहुंचने में सिर्फ वही केपेबल था। और उसके साथ ही दबाव फिर उठा, पहले से कहीं ज्यादा भारी। जमीन से एनर्जी का एक अचानक उफान उठा और चारों तरफ गिरे मॉन्स्टर्स घुलने लगे। पत्थर जमीन से उठकर हवा में तैरने लगे, जैसे ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया हो। उसे तब समझ आया कि वो एग्जिस्टेंस उसे एक आखिरी मौका दे रही थी, या तो झुको या कुचले जाओ।
सू चेन ने इनकार किया। उसने अपनी पावर को बाहर की तरफ धकेला। लाइटनिंग उसके शरीर पर भड़क उठी और उसने उसे एक ब्लेड में बदल लिया। उस विशाल जीव ने पत्थरों के टुकड़े उसकी तरफ उछाले, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा, तेज और प्रिसाइज मूवमेंट से हर रुकावट को पार करते हुए। जैसे जैसे वो क्लैश करते रहे, सू चेन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने एक पैटर्न पकड़ा। हर बार जब वो एग्जिस्टेंस अटैक करती, उसके अगले मूवमेंट से पहले आधे सेकंड से भी कम का एक छोटा सा पॉज होता था, एक टाइनी ओपनिंग, एक कमजोरी। अगर वो टाइमिंग सही कर सके तो शायद उस पल का फायदा उठा सके। उसने सब कुछ एक ही वार में झोंक दिया। इलेक्ट्रिसिटी ने हिंसक सर्ज लिया जब उसने आगे स्लैश किया। ब्लेड ने हवा को चीरा और सही जगह लगा। पैरालाइजिंग इफेक्ट ट्रिगर हुआ। जीव एक पल के लिए जम गया, लेकिन फिर भी पावर का फर्क बहुत बड़ा था। वो जोर से पीछे फेंका गया, मुश्किल से होश बनाए रखा। फिर भी उसे एक जरूरी बात पता चली, भले ही वो जीत नहीं सकता, वो भाग तो सकता है। उसने अपनी पूरी पावर एक्टिवेट की। लाइटनिंग उसके शरीर पर लिपट गई, उसकी स्पीड को एब्सोल्यूट लिमिट तक धकेलते हुए। उसकी मूवमेंट्स ब्लर हो गईं जब वो उस एकमात्र रोशनी की तरफ दौड़ा जो उसे दिख रही थी, जो उसे एग्जिट लग रही थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रोशनी गायब हो गई, दुनिया मुड़ गई। पीछे से एक प्रेजेंस प्रकट हुई। वो एग्जिस्टेंस फिर बोली, शांति से कहा कि जिस रास्ते के पीछे वो भाग रहा था वो सिर्फ एक इल्यूजन था। ये जगह, उसने समझाया, कोई डीमन लेयर नहीं थी। फिर उसने खुद को पूरी तरह जाहिर किया। ये एक ट्रायल था, एक टेस्ट जो उसे जज करने के लिए था। एग्जिस्टेंस ने खुद को मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक गार्डियन बताया, पर्गेटोरी रॉक्सीसा, एक एस रैंक एग्जिस्टेंस। ये बात सू चेन पर बिजली की तरह गिरी। ये प्रेजेंस, ये उसकी यादों के डीमन किंग से मिलती जुलती थी। और तभी उसे समझ आया, ये ट्रायल उसे मारने के लिए नहीं था, ये देखना था कि वो काबिल है या नहीं। उनके चारों तरफ एनर्जी हिंसक रूप से उठी जब ऊपर से अनगिनत लाइटनिंग स्ट्रीक्स नीचे गिरने लगी। सू चेन के पैरों तले जमीन कांपी और उसे कुछ बेचैन करने वाला महसूस हुआ। ये सीन जाना पहचाना लग रहा था। अपनी पिछली जिंदगी की एक याद उभरी। आखिरी बैटल में डीमन किंग ने ठीक इसी तरह लड़ा था, लगातार रूप बदलते हुए, हर पल खुद को अडेप्ट करते हुए। चाहे कोई भी टेक्निक उस पर आजमाई जाए, वो आसानी से काउंटर कर देता था। वो डरावनी एडेप्टेबिलिटी ही उसे सच में अजेय बनाती थी। और अब सामने खड़ी ये प्रेजेंस भी वैसी ही लग रही थी। जैसे ही वो फिगर हिली, सू चेन को अचानक समझ आया, जो रूप वो अभी देख रहा था वो कई रूपों में से बस एक था, एक टुकड़ा, किसी कहीं बड़ी चीज की एक झलक। एक ठंडा ख्याल उसके जहन से गुजरा, क्या इस एग्जिस्टेंस को डीमन किंग की पावर ऑफ ग्लटनी ने डिवॉर कर लिया था? और अगर ऐसा था तो क्या इसका मतलब ये था कि ये जगह उसी पावर के अंदर एग्जिस्ट करती है जो अब उसमें है? वो एग्जिस्टेंस जैसे उसके विचार भांप गई। उसने उसकी समझ को माना और इस बात से प्रभावित हुई कि उसने सच इतनी जल्दी समझ लिया। उसने कहा कि उसकी परसेप्शन तेज है और उसने साबित कर दिया कि वो आगे जो है उसका हकदार है। सू चेन के सीने में एक भारी दबाव महसूस हुआ जब उसके सामने कुछ प्रकट हुआ, एक अजीब प्राचीन वस्तु जिसमें से जबरदस्त अथॉरिटी निकल रही थी। ये एक की थी, कोई आम की नहीं, बल्कि एक ऐसी की जिसमें ओवरवेलमिंग पावर भरी थी। उस एग्जिस्टेंस ने उसकी असलियत बताई, की ऑफ द वॉइड, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो डिमोनिक टावर की सील्ड लेयर्स को खोल सकता था। उसने समझाया कि बहुत पहले डीमन किंग ने अनगिनत ताकतवर एग्जिस्टेंसेस को डिवावर करके उनमें से सबसे मजबूत को इस टावर के अंदर सील कर दिया था। वो सब अब अनगिनत बैरियर्स के पीछे बंद होकर सो रहे थे कि तैरते हुए सू चेन की तरफ आई और उसके हाथ में आ गई। उस एग्जिस्टेंस ने बताया कि वो उसके जैसे किसी का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। सभी एग्जिस्टेंसेस में से सिर्फ सू चेन के पास वो विल और कंपैटिबिलिटी दोनों थे जो इस पावर को इनहेरिट करने के लिए चाहिए। डीमन किंग ने उसकी जाति का नाश किया था और वो बदले का मौका आने का अनंत काल तक इंतजार करती रही। अब वो मौका आ गया था। उसने बताया कि आगे का रास्ता बेरहम होगा। टावर के अंदर सील्ड जीव अब तक की हर चीज से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। हर एक अपने आप में एक मॉन्स्टर था और कोई भी रहम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने ये रास्ता चुना तो उसे वो ताकत मिलेगी जो उसे सबसे ऊपर खड़ा कर दे। सू चेन ने की पकड़ कस ली। उसने एक पल भी नहीं लगाया। यही वो रास्ता था जो उसने चुना था, एकमात्र रास्ता जो उसे सब कुछ बदलने तक ले जा सकता था। उसने कहा कि सिर्फ वही जो सब कुछ झेलने को तैयार हो वो सबसे ऊपर खड़ा हो सकता है। सिर्फ वही जो सभी डीमंस को जीतकर उन्हें डिवॉर कर सके, वो इस पावर का वारिस बन सकता है। उस एग्जिस्टेंस का रूप घुलने लगा और प्योर एनर्जी में बदल गया जो सीधे सू चेन की तरफ उमड़ी। जैसे ही वो उसके शरीर में समाई, एक हिंसक पावर का विस्फोट उसके अंदर हुआ। सिस्टम नोटिफिकेशन आई, डिवॉरिंग कंप्लीट, लेवल इंक्रीज्ड। उसका शरीर कांपा जब एनर्जी हर नस में दौड़ने लगी। वो महसूस कर सकता था कि उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है, कुछ पल पहले से कहीं आगे। पावर वहां नहीं रुकी। एक और नोटिफिकेशन आई,
एक्वायर्ड रॉक्सिसा's अंडरवर्ल्ड बून उसके जहन में एक नई एबिलिटी आकार लेने लगी। उसने इंस्टिंक्ट से समझ लिया, एक एबिलिटी जो उसे गिरे हुए दुश्मनों से ताकत एब्जॉर्ब करने देती थी, उनकी पावर को अपनी बना लेती थी। उसके साथ एक और टेक्निक भी आई, एक ऐसी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैनिपुलेट करके दुश्मनों को हर दिशा से कुचल सकती थी। वो सेंसेशन ओवरवेलमिंग था। उसने मुट्ठी बांधी, अपने शरीर के अंदर पावर की डरावनी डेंसिटी महसूस करते हुए। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसने आंखें खोली तो खिड़की से धूप आ रही थी। वो अपने डॉर्म बेड पर लेटा था। एक जानी पहचानी आवाज ने सबको जागने और तैयार होने के लिए कहा। एक और आवाज ने शिकायत की कि देर हो रही है, जल्दी करो। उसने इंस्टिंक्ट से खुद को चेक किया। कोई जख्म नहीं, कोई थकान नहीं। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं सब कुछ बस एक सपना तो नहीं था। तभी उसकी नजर के सामने एक फ्लिकर हुई। सिस्टम विंडो आई जिसमें वो कार्ड दिख रहा था जो उसे अभी मिला था, रॉक्सिसा स्टार वॉरियर क्लास। सच्चाई जम गई, सब कुछ असली था। न सिर्फ वो बचा था, वो मजबूत हुआ था। वो बहुत बड़ी मात्रा में लेवल अप हो गया था। उसके रूममेट ने फिर आवाज लगाई, मजाक में पूछा कि क्या वो पूरा दिन सोने का इरादा रखता है। किसी और ने छेड़ा कि सुना है वो रातों रात कोई बड़ा आदमी बन रहा है। कहने लगे कि आने वाला रैंक टेस्ट सच दिखा देगा। मजाक किया कि वो तो ई रैंक है और भले ही थोड़ा इंप्रूव भी हो, रैंक्स के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। सूचेन कुछ नहीं बोला। अंदर से उसे सच का एहसास था, इस बार सब कुछ अलग होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे, उन्हें आगे एक बड़ी भीड़ जमा दिखी। किसी ने बुदबुदाया कि नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रैंकिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। उनके चारों तरफ जाने पहचाने मुसीबत करने वाले पहले से ही लोगों को धकेल रहे थे और जैसे हमेशा करते थे वैसे गालियां दे रहे थे। सूचेन के एक रूममेट ने उन्हें देखा और चुपचाप दूसरों को वार्निंग दी कि ये गोंग चेन के चमचे हैं और पंगे से दूर रहना बेहतर है। लेकिन जैसे ही उस ग्रुप की नजर सूचेन पर पड़ी, सब बदल गया। उनके चेहरे अकड़ गए। घमंड लगभग तुरंत गायब हो गया। पंगा करने की बजाय वो जम गए। फिर घबराहट में जल्दी से आगे आए और थोड़ा झुककर उसे उसके नाम से पुकारते हुए जबरदस्ती इज्जत से सलाम किया। ये अचानक बदलाव देखकर बाकी सब हैरान रह गए। डॉर्म लीडर अविश्वास से घूरता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कल तक तो ये लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। सूचेन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस उनके पास से गुजर गया, एक नजर भी नहीं डाली। तभी भीड़ में से एक नई आवाज आई। किसी ने खुलेआम उसका मजाक उड़ाया, पूछा कि क्या वो सच में खुद को इंपॉर्टेंट समझने लगा है। एक छोटी सी घटना के बाद उसने खुद को स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बताया और साफ कर दिया कि वो गोंग टिंग का करीबी है। आसपास के लोग घबराहट में फुसफुसाने लगे। ये शख्स खतरनाक माना जाता था, स्टूडेंट काउंसिल के टॉप इन्फोर्सर्स में से एक। उसने मुंह बिचकाया और कहा कि वो कमजोरी की बदबू मीलों दूर से सूंघ सकता है। सूचेन ने उसे देखा और बड़े आराम से पूछा कि क्या वो कोई कुत्ता है, क्योंकि वो अपनी सूंघने की ताकत के बारे में इतना भौंक रहा है। उस कमेंट ने उस आदमी को तुरंत भड़का दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम और आगे बढ़ता, एक शांत आवाज ने उसे रोक दिया। उसका सुपीरियर था। स्टूडेंट काउंसिल के लीडर ने आगे बढ़कर उसे रुकने को कहा। उसने कहा कि उसने सिचुएशन की जांच कर ली है और कंफर्म हो गया है कि गोंग चोंग ही गलत था। यह सुनकर जियांग थियोन ने तुरंत सिर झुका लिया और माना साफ था कि वो आगे बहस नहीं करना चाहता था। लीडर की नजर सूचेन की तरफ गई। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिली। सूचेन का चेहरा शांत था, कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था। तभी एरिया में अनाउंसमेंट गूंजी जो रैंकिंग टेस्ट शुरू होने का सिग्नल था। सबको इकट्ठा होने और तैयार रहने का निर्देश दिया गया। स्टूडेंट काउंसिल के लीडर ने आखिरी आदेश दिया और पलट गया। जाते जाते उसने एक बार और पीछे देखा, चुपचाप सूचेन को असेस करते हुए। उसे अभी तक वो लड़का कोई खास खतरनाक नहीं लगा था। थोड़ी दूर पर दो और लोग ये सब देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि आज माहौल कुछ ज्यादा ही टाइट लग रहा है और पूछा कि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ क्या। दूसरे ने जवाब दिया कि इस साल का टेस्ट उम्मीद से ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। जल्द ही अनाउंसमेंट फिर गूंजी। अगले कैंडिडेट का नाम पुकारा गया। जांगजुआ आगे बढ़ा। उसके सपोर्टर्स की तरफ से चीयर्स गूंजे। लोग हौसला बढ़ाते हुए चिल्लाए जब वो कॉन्फिडेंस के साथ टेस्टिंग एरिया की तरफ बढ़ा। सूचेन ने एक तरफ से शांति से देखा। टेस्ट एरिया एक सील्ड ट्रेनिंग स्पेस था, एक आर्टिफिशियल डीमन लेयर जो किसी अवेकनर की कॉम्बैट एबिलिटी मापने के लिए बनाई गई थी। उसके अंदर एक कोर डिवाइस बैटल के दौरान रिलीज हुई एनर्जी रिकॉर्ड करता था और फाइनल रैंकिंग कैलकुलेट करता था। जांगजुआ चेंबर में घुसा और बिना झिझके अपनी पावर एक्टिवेट कर दी। एनर्जी उठी, सेंसर्स भड़के और कमरा थोड़ा कांपा। कुछ पलों बाद रिजल्ट सामने आया। ई रैंक, मिड टियर। इवैल्यूएटर्स ने रिजल्ट रिकॉर्ड किया और जोर से अनाउंस किया। मलोंग उत्सुकता से आगे झुका, चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ था। उसने बुदबुदाया कि यही तो असली इवेंट है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सूचेन ने चुपचाप समझाया कि टेस्ट सिर्फ मौजूदा ताकत नहीं मापता, ये किसी इंसान का पोटेंशियल भी इवैल्यूएट करता है। वो सबसे ऊंचा रैंक जो वो भविष्य में रीच कर सकता है, यही असल में सबसे जरूरी हिस्सा था।
जिसका भी पोटेंशियल ऊंचा होता उस पर ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि सरकार की भी नजर पड़ जाती। रिजल्ट्स जल्द ही स्क्रीन पर आए। करंट रैंक ई टियर मिड लेवल, मैक्सिमम पोटेंशियल सी टियर। जो कैंडिडेट अभी टेस्ट करके निकला था उसने निराशा से सांस छोड़ी। अनाउंसर ने जल्दी से अगला नाम पुकारा। मलौंग आगे झुका और उसे दिलासा देने की कोशिश की। कहा कि इसे दिल पर मत लो। आखिरकार ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी डी रैंक तक भी नहीं पहुंचते। थोड़ी देर बाद एक और स्टूडेंट का टेस्ट पूरा हुआ। उसके रिजल्ट्स ने हलचल मचा दी। डी रैंक लो टियर। भीड़ में से सांसें रुकने की आवाजें आईं। लोग उत्साह से फुसफुसाने लगे। डी रैंक पहले से इंप्रेसिव माना जाता था, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं की थी। इवैल्यूएटर्स भी हैरान लगे। वो आपस में बोले कि आमतौर पर हर साल बस मुट्ठी भर स्टूडेंट्स डी रैंक तक पहुंचते हैं और अभी तो कई निकल आए। फिर वो पल आया। अनाउंसर ने अगला नाम पुकारा। गोंग टिंग आगे बढ़ा। भीड़ तुरंत शांत हो गई। वो 2 साल पहले डी रैंक तक पहुंचने के लिए जाना जाता था। स्टूडेंट्स में ये बेहद रेयर था। अभी तक इस साल का सबसे ऊंचा रिजल्ट सिर्फ डी रैंक लो टियर था। किसी ने उसे पार नहीं किया था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, टेस्टिंग डिवाइस एक्टिवेट हुई। डीमन हार्ट धीरे धीरे रेजोनेट करने लगा, उसकी प्रेजेंस पर रिएक्ट करते हुए। उसने शांत और कॉन्फिडेंट चेहरे के साथ उस पर हाथ रखा। मन में वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। पूरी ताकत नहीं लगानी थी। अभी सब कुछ दिखाना बेकार ध्यान खींचेगा। फिर भी वो जानता था कि रोक कर भी उसकी ताकत सबको चौंका देगी। तभी रिजल्ट्स आए। ग्रेड डी टियर हाई, पोटेंशियल एस रैंक। जैसे ही ये शब्द सामने आए, पूरा हॉल फट पड़ा। हर तरफ से हैरानी की सांसें आईं। लोग चिल्लाए कि ये हो कैसे सकता है। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी हैरान थे। उन्होंने भी इस लेवल की उम्मीद नहीं की थी। किसी ने चिल्लाकर कहा कि ये स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार एस रैंक पोटेंशियल आई है। दूसरे बुदबुदाने लगे कि ये इंसान जल्द ही एक बड़ी हस्ती बन जाएगा। इंस्ट्रक्टर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक ने कंफर्म किया कि रिजल्ट सही हैं और इन्हें तुरंत ऊपर रिपोर्ट किया जाएगा। दूसरे ने कहा कि इतनी प्रतिभा को जरूर सरकार की तरफ से खास ध्यान मिलेगा। एक तरफ से एक फिगर चुपचाप देख रहा था। तेज आंखों और प्रभावशाली प्रेजेंस वाला एक इंसान, एकेडमी के सबसे ऊंचे अथॉरिटीज में से एक। वो खास तौर पर इस साल के ट्रायल्स देखने आया था। उसने पास खड़े एक और फिगर की तरफ देखकर कहा कि ऐसी प्रतिभा का निकलना रेयर है। वो शख्स शांति से बोला कि ये वो नहीं है जिसे देखने वो आया था। प्रिंसिपल की एक भौं उठी। वो उत्सुक हो गया। दूसरे ने आगे कहा कि इसकी तुलना में एक और भी इंटरेस्टिंग इंसान इंतजार कर रहा है। उसी पल अनाउंसर ने अगला नाम पुकारा। सू चेन की बारी थी। स्टूडेंट काउंसिल के एक चमचे ने आगे बढ़कर सू चेन को ताना मारा। कहा कि एक बार तो अपने डॉम के लिए कुछ इज्जत लेकर आए। खुलेआम मजाक किया कि अगर ये सब फिर लो रैंक्स लेकर आए तो पूरी एकेडमी में सबसे बड़ा मजाक बन जाएंगे। बाकी रूममेट्स चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। किसी में भी उसे काटने की हिम्मत नहीं थी। उनके रिजल्ट्स हमेशा से साधारण रहे थे और ये बात वो सब अंदर से जानते थे। मालोंग ने मुट्ठियां भींच लीं और पलटकर बोला कि सूचेन सबको चौंका देगा और इनकी बोलती बंद कर देगा। बाकी और जोर से हंसे। जैसे ही सूचेन टेस्टिंग चेंबर में कदम रखने के लिए आगे बढ़ा, माहौल तुरंत बदल गया। जिस पल वो अंदर घुसा, डीमन कोर ने हिंसक तरीके से रिएक्ट किया। उसकी सरफेस कांपने लगी और उसकी आंखें खुलकर उस पर जम गईं, साफ तनाव के साथ। वो जीव भी बेचैन लग रहा था। जैसे जैसे सूचन कोर के पास बढ़ा, उसके विचार शांत और साफ थे। वो समझता था कि इस टेस्ट का मतलब क्या है। ग्रेजुएशन असेसमेंट सिर्फ ताकत के बारे में नहीं था। ये बड़े गिल्ड्स के सामने अपनी काबिलियत साबित करने का मौका था। यहां अच्छा परफॉर्म करने वाले ही टॉप टियर ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्रूट होने का मौका पाते थे। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये उनकी जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका था। सबसे मजबूत टीम्स को चुना जाएगा और उनमें से बेहतरीन को इंपीरियल गिल्ड खुद ले जाएगी। मलौंग टेस्टिंग चेंबर देखते हुए घबराने लगा। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। उसने बुदबुदाया कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। आमतौर पर इवैल्यूएशन इतनी देर नहीं लेती। पास के लोग भी फुसफुसाने लगे। सोचने लगे कि कहीं सूचन के रिजल्ट्स इतने बुरे तो नहीं कि सिस्टम उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पा रही। कुछ ने मुंह बिचकाया, बोले कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो शायद उसकी पावर इतनी कम है कि रजिस्टर भी नहीं हुई। कुछ हंसे, पहले से नतीजा तय कर चुके थे। स्टूडेंट काउंसिल के चमचे बेसब्र हो गए। उनमें से एक ने ताना मारा कि बचे हुए कैंडिडेट्स साफ बेकार हैं और यहां और रुकने का कोई मतलब नहीं। उसने सजेस्ट किया कि चलो कहीं और चलकर बैठते हैं। ग्रुप जाने की तैयारी करने लगा। पक्का मान चुके थे कि रिजल्ट पहले से तय है। तभी स्क्रीन अचानक फ्लिकर्ड। डिस्प्ले अपडेट हुई। रैंक डी हाई टियर। पूरा एरिया चुप हो गया। मलौंग जम गया, आंखें फटी हुई। बाकी सब अविश्वास से घूरते रहे। किसी ने चिल्लाया कि ये इम्पॉसिबल है। एक और आवाज आई कि सिस्टम जरूर मालफंक्शन कर रही है। पुलिस तक हैरान दिखे। तभी सिस्टम फिर अपडेट हुई। वार्निंग, एबनॉर्मल डेटा फ्लक्चुएशन डिटेक्टेड, रीकैलिब्रेटिंग। भीड़ की सांसें रुक गईं। सूचेन टेस्टिंग चेंबर के अंदर शांति से खड़ा था। चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। वो जानता था कि क्या हो रहा है।
जो रिजल्ट अभी दिखा वो सिर्फ उसकी बेस फिजिकल स्टेट से था, कोई एक्स्ट्रा पावर एक्टिवेट किए बिना। जैसे ही सिस्टम रिकैलकुलेट करने लगी, उसने एक और इंटरनल स्टेट में स्विच की। फिर किया वो जो उसे अभी मिली थी। रीडिंग्स तुरंत स्पाइक हो गईं। डिस्प्ले हिंसक तरीके से फ्लैश की, फिर सेटल हुई। रैंक सी मिड टीयर। कमरे में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ से हैरानी की सांसें आईं। लोग अविश्वास में चिल्लाए। इवैल्यूएटर्स तक हैरान हो गए, घबराहट में अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक करने लगे। सिस्टम ने अचानक एक और वार्निंग जारी की। उसने डीमन कोर के अंदर इंस्टेबिलिटी डिटेक्ट की, पावर में एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस का सिग्नल। अंदर का जीव घबराने लगा। उसकी आंखें डर से फट गईं। कांपने लगा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कुछ ऐसा है जो उसके काबू से बाहर है। उसे बस एक ही चाहत थी, अब ये इंसान चला जाए, इससे पहले कि वो पूरी तरह तबाह हो जाए। सू चेन ने यह साफ महसूस किया। उसने फिर फॉर्म बदली। इस बार उसने अपनी पर्गेटोरी रॉक्सिसा की पावर एक्टिवेट की। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हुई, एक डरावना दबाव बाहर की तरफ फट पड़ा। पूरा टेस्टिंग चेंबर हिंसक तरीके से कांपा। माहौल तुरंत बदल गया। देखने वाले सबके घुटने कमजोर पड़ गए। उन्हें लगा जैसे कोई भगवान उतर आया हो। सिर्फ उस दबाव से सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोग जमीन पर बैठ गए, कुछ ने इंस्टिंक्ट से झुक गए। उस डर को रोक नहीं पाए जो उनके जिस्म में भर गया था। फिर सिस्टम पूरी तरह ग्लिच हो गई। वो डेटा प्रोसेस करना बंद कर चुकी थी। रिसर्चर्स अविश्वास से देखते रहे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ थी। उनमें से एक चिल्लाया कि मशीन इस लेवल का आउटपुट हैंडल नहीं कर सकती। दूसरे ने चीख कर कहा कि रीडिंग्स मैक्सिमम सेफ पैरामीटर से आगे निकल गई हैं। यहां तक कि सबसे संयमित लोगों की रीड में भी डर रेंगने लगा। ये सिर्फ एस रैंक टैलेंट नहीं था, ये कुछ ऐसा था जिसका एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। डीमन कोर आखिरकार अपनी लिमिट पर पहुंच गया। उसकी सरफेस हिंसक तरीके से फटी और अंदर की तरफ ढह गई। अंदर की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई। वो जल चुका था, एक ऐसी फोर्स से ओवरवेल्म होकर जिसे झेलने के लिए वो कभी बना ही नहीं था। सू चेन शांति से वहां खड़ा रहा, पावर के आखिरी अवशेष गायब होते देखता रहा। वो समझ गया कि क्या हुआ था। वो बहुत आगे निकल गया था, बहुत आगे, उससे जितना सिस्टम हैंडल कर सकती थी। डीमन कोर किसी कमी की वजह से नहीं टूटा था, उसे बस डिवॉर कर लिया गया था। जैसे ही एनर्जी सेटल हुई, उसके जहन में एक नई नोटिफिकेशन उभरी, अक्वायर्ड एक्सक्विजिट डीमन हार्ट। जैसे ही ये इंटीग्रेट हुआ, उसकी परसेप्शन ड्रामेटिकली बढ़ गई। एक नई अवेयरनेस उसके सेंसेस में फैल गई, एक ऐसी जो उसे आसपास की हर चीज की ताकत देखने देती थी। एक निश्चित रेंज के अंदर हर एग्जिस्टेंस की पावर उसे दिखने लगी, जैसे दुनिया ने अचानक अपनी असलियत खोल दी हो। अब एक नजर में वो पास के सभी लोगों की असली रैंक देख सकता था। ज्यादातर लो लेवल अवेकनर्स थे, ई रैंक, कुछ मुश्किल से डी में घुसे हुए, कुछ थोड़े ऊंचे थे, लेकिन कोई भी सच में इंप्रेसिव नहीं था। तभी उसकी नजर गोंग टिंग पर पड़ी। सच तुरंत सामने आ गया, मिड एस रैंक। सू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तो ये घमंडी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी अपनी असली ताकत छुपाता था। कोई हैरानी नहीं कि वो इतने कॉन्फिडेंस से चलता था। किसी ने गुस्से में चिल्लाया कि सू चेन ने टेस्टिंग डिवाइस खराब कर दी। दूसरे ने उसे कोसा कि उसने सबका वक्त बर्बाद किया। शोर बढ़ता जा रहा था। तभी एक आवाज ने सब काट दिया। गोंग टिंग था। वो आगे बढ़ा, चेहरा शांत लेकिन दृढ़। दूसरों को पीछे हटने को कहा। उसने चेताया कि सू चेन जैसे किसी को इतनी हल्के में बेइज्जत न करे। इसने भीड़ को और चौंका दिया। फिर अचानक गोंग टिंग ने सू चेन की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका लहजा कंपोज था, लगभग रिस्पेक्टफुल। उसने उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। कहा कि साथ मिलकर वो आने वाले ग्रेजुएशन असेसमेंट पर हावी हो सकते हैं और टॉप स्पॉट ले सकते हैं। सू चेन ने बढ़े हुए हाथ को देखा। वो नहीं हिला, चेहरा शांत रहा। कुछ पढ़ा नहीं जा सकता था। अंदर से उसका जवाब पहले से तैयार था। जो शख्स पहले सबसे जोर से भौंक रहा था, वो लगभग पागल हो गया। उसका चेहरा बिगड़ गया जब वो अविश्वास में बुदबुदाने लगा। अगर सू चेन गोंग टिंग की टीम में ज्वाइन कर लिया तो किसी को हटाना होगा, और वो कोई लगभग पक्का वो खुद होगा। जब सू चेन ने शांति से इनविटेशन ठुकरा दिया और बोला कि उन्हें उसे तंग करना बंद करना चाहिए, तो सबके चेहरों पर हैरानी साफ थी। आसपास के स्टूडेंट्स अवाक थे। किसी ने गोंग टिंग को इतनी सहजता से कभी इनकार नहीं किया था। फुसफुसाहटें तुरंत शुरू हो गईं। कुछ को उसकी हिम्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ सोचने लगे कि यह पागल हो गया है। कुछ ने उसकी हिम्मत की तारीफ भी की। गोंग टिंग हालांकि शांत रहा। उसने अजीब चमक के साथ सू चेन को देखा, जैसे उसके पार देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने धीरे से कहा कि ठीक है, कुछ लोगों का बस अपना रास्ता होता है। तनाव भारी और गहरा बना रहा। फिर कहीं और अकेडमी के बड़े लोग ये सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा कि अफसोस है कि दोनों ने हाथ नहीं मिलाए। उन जैसी प्रतिभाओं के साथ वो स्कूल की हिस्ट्री बदल सकते थे। दूसरे ने जवाब दिया कि शायद ऐसा ही बेहतर है। जो इंसान बिना झिझके ऐसा फैसला ले सके वो खतरनाक है, और खतरनाक लोगों को काबू में रखना कभी आसान नहीं होता।
स्टूडेंट्स के बीच जो शख्स पहले सुचेन का मजाक उड़ा रहा था वो चुपचाप जल रहा था। वो बुदबुदाया कि पूरी बात बेकार है, सुचेन बस लकी था और टेस्ट जरूर मालफंक्शन हुई होगी। लेकिन वो खुद भी उस बेचैनी को हिला नहीं पाया, क्योंकि चाहे वो कितना भी इनकार करे, सुचेन पहले से ही एक बिल्कुल अलग रास्ते पर कदम रख चुका था। गोंगटिंग ने हाथ हिलाया और कहा कि उसका अब कराओके का कोई मूड नहीं है। उसने अपने चमचों से कहा कि जो चाहें करें, साफ कर दिया कि आगे जो भी होगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, पास खड़ा शख्स जम गया, फिर जल्दी से समझ गया कि इसका मतलब क्या है। उसने बार बार सिर हिलाया, बोला कि पूरी तरह समझ गया। थोड़ी देर बाद खबर फैली कि सुचेन कैंपस छोड़ चुका है। किसी ने बताया कि वो खाना खाए बिना भी सीधे बाहर निकल गया। उस शख्स की आंखें उत्सुकता से चमकी। ये बिल्कुल सही मौका था। स्कूल ग्राउंड्स के बाहर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई टीचर नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस यही अपॉर्चुनिटी का इंतजार था उसे। इधर सुचेन सड़क पर शांति से चल रहा था। उसका जहन पिछली जिंदगी की यादों में भटक रहा था। उसे याद आया कि शांति रीजन के इलाके के अंदर एक डीमन लेयर में एक बड़े ऑपरेशन के दौरान एक एलीट टीम पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो तबाही सब कुछ शुरू होने की शुरुआत थी। वो पल जब डेमन किंग राइट इस दुनिया में उतरा, वो टर्निंग पॉइंट जिसने इंसानियत को केओस में धकेल दिया। अगर उसे वो भविष्य दोबारा आने से रोकना था तो उसे वो लेयर जागने से पहले ढूंढनी होगी, और उसके लिए उसे रिसोर्सेज चाहिए थे, बहुत सारे। मिथ्रिल एक्सचेंज सबसे तेज रास्ता था फंड्स और इक्विपमेंट दोनों पाने का। ये अवेकनर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था, जहां मॉन्स्टर मटेरियल्स रोजाना खरीदे और बेचे जाते थे। यही सोचकर सुचेन बिल्डिंग में घुसा। एक क्लर्क ने उसे शक भरी नजरों से देखा और पूछा कि जो मटेरियल्स वो लाया है वो कहां से मिले। सुचेन ने सीधे जवाब दिया कि ये मॉन्स्टर ड्रॉप्स हैं। क्लर्क का माथा सिकुड़ा। साफ था कि वो कन्विंस्ड नहीं था। बोला कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। एक और एम्प्लॉई पास आई और आइटम्स को ध्यान से देखा। उसने पहचाना कि ये क्लाउड टाइप मॉन्स्टर के पार्ट्स हैं, खासकर किसी फंक्शन बीस्ट के फैंग्स। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसे मटेरियल्स को ई रैंक वेपन्स में रिफाइन किया जा सकता था या एल्केमिकल इंग्रेडिएंट्स में प्रोसेस किया जा सकता था। पहले क्लर्क ने उड़ाते हुए कहा कि इस ग्रेड के आइटम्स यहां किसी को इंप्रेस नहीं करते। उसने जोड़ा कि उनका एक्सचेंज मेनली डी रैंक और ऊपर में डील करता है और इस लेवल के लो टियर मटेरियल्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद सुचेन शांत रहा। उसने पहले से यही रिएक्शन एक्सपेक्ट की थी। उसे रिकॉग्निशन की परवाह नहीं थी, वो तो बस आगे की नींव रख रहा था। क्लर्क झुंझलाया हुआ ने झंझट किसी और पर डालने का फैसला किया और एक जूनियर स्टाफ मेंबर को बुलाया। उसे ट्रांजैक्शन हैंडल करने को कहा। वो यंग वुमन जल्दी से आगे आई, पॉलिटली झुकी और आइटम्स प्रोसेस करने लगी। उसने केयरफुली मटेरियल्स गिने और पेमेंट दे दी। ये एक ठीक ठाक रकम थी, कुछ वक्त के लिए बेसिक एक्सपेंसेस के लिए काफी से ज्यादा। सुचेन ने शांति से पैसे लिए, फिर बिना एक शब्द कहे उसने कुछ और निकाला। जैसे ही वो आइटम सामने आई, वो वुमन जम गई। उसकी आंखें फट गईं जब वो उसे हैरानी से देखती रही। वो बुदबुदाई कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ उसकी ऑरा से ही लग रहा था कि ये आम इक्विपमेंट से कहीं आगे है, शायद बी रैंक या शायद उससे भी ऊंचा। उसकी रिएक्शन ने आसपास के बाकी लोगों का ध्यान खींचा। वो क्लर्क जिसने पहले सुचेन को डिसमिस किया था वापस आया और मुंह बिचकाया। उसने कहा कि इस जैसे किसी के पास इतना वैल्यूएबल आइटम हो ही नहीं सकता। उसके हिसाब से सच में हाई ग्रेड इक्विपमेंट, खासकर ए रैंक, उसने अपने सालों के काम में कभी नहीं देखा था। एक और एम्प्लॉई आगे बढ़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदला, फिर वो चुप हो गया। आखिरकार उसने बोला, आवाज में अविश्वास की कसावट थी। उसने कहा कि ये सिर्फ हाई ग्रेड इक्विपमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा रेयर है। जैसे ही उसके मुंह से निकला कि ये एक ऑथेंटिक एस रैंक आर्टिफैक्ट है, कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पहले वाला घमंड तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह हैरानी और अविश्वास ने ले ली। जो एम्प्लॉइज पहले सुचेन का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब उसे किसी मॉन्स्टर की तरह देख रहे थे। स्टोर मैनेजर हड़बड़ाकर आया जैसे ही उसने हलचल सुनी। आइटम खुद देखने के बाद उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत इज्जत से झुककर सुचेन को ऑनर्ड गेस्ट की तरह ग्रीट किया, पहले की बेइज्जती के लिए माफी मांगी और सुचेन को प्राइवेट वीआईपी रूम में ले गया। वादा किया कि ट्रांजैक्शन खुद हैंडल करेगा और हर जरूरत पूरी करेगा। जैसे ही वो चले, सुचेन ने शांति से पीछे मुड़कर उसे नाम से पुकारा। उस शख्स ने पूछा कि वो इस इक्विपमेंट को कितने में बेचना चाहता है। सुचेन ने कहा 10 लाख। ये सुनकर वो शख्स थोड़ा चौंका, फिर बोला कि वो सिर्फ 10 लाख मांग रहा है। क्या सुचेन जानता है कि ए रैंक इक्विपमेंट भी लाखों में बिकती है? उसने जोड़ा कि ये एस रैंक वेपन मार्केट में कम से कम करोड़ों में जाएगी और इतनी वैल्यूएबल है कि इसके लिए भीड़ में भगदड़ तक मच सकती है। सुचेन ने कहा कि वो एस रैंक वेपन को कोलैटरल के तौर पर रखकर 10 लाख का लोन लेना चाहता है और 1 महीने में वापस कर देगा। मर्चेंट को तुरंत कुछ समझ आ गया।
उसने सोचा कि एस रैंक वेपन कोलैटरल पर रखकर लोन लेने का आइडिया कोई आम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं सोचता। लगता है सुचेन का तलवार बेचने का कोई इरादा नहीं है, शायद वो इसे बाद में खुद इस्तेमाल करने का प्लान रखता है। उसे लगा कि ये लड़का अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है, और ऐसी तलवार के साथ वो सोचने लगा कि सुचेन कोई घर से भागा अमीर बच्चा है या अपनी असली एबिलिटीज छुपाने वाला कोई प्रोडिजी। चाहे जो भी हो, ये साफ था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। फिर सुचेन ने कहा कि वो 1 महीने में पूरी रकम वापस करेगा और अगले महीने 10% इंटरेस्ट देगा। पूछा कि कैसा लगता है। मर्चेंट ने अपने असिस्टेंट को बाहर जाने को कहा। असिस्टेंट के जाने के बाद थोड़ी चुप्पी रही। फिर मर्चेंट बॉस ने आखिरकार कहा कि अगर वो गलत नहीं है तो सुचेन नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वहां के सीनियर्स ग्रेजुएशन के करीब हैं। उसने कहा कि उसकी जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी हर साल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन करती है, जो इस साल ठीक 1 महीने बाद होने वाली है। उसने जोड़ा कि फर्स्ट प्लेस की प्राइज मनी ठीक 10 लाख है, जो सुचेन के लोन रिपेमेंट की रकम और डेट से बिल्कुल मेल खाती है। फिर उसने कहा कि अगर वो अंदाजा लगाए तो सुचेन को पक्का यकीन है कि वो एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस लेगा। सुचेन कुछ नहीं बोला, बस गंभीरता से देखता रहा, चुप। मर्चेंट ने आगे कहा कि सुचेन प्राइज मनी के लिए 1 महीना वेट कर सकता था, फिर भी वो यहां आया और इतना रेयर आइटम कोलैटरल पर रखने को तैयार है। इसका मतलब है कि उसे पैसों की बहुत जरूरी और तुरंत जरूरत है, और वो इतना रिस्की ऑप्शन तभी चुनता जब कोई और रास्ता ना हो। फिर उसने कहा कि अगर ऐसा है तो वो सुचेन को स्पॉट पर 15 लाख कैश दे सकता है, 1 महीने के लिए 0 इंटरेस्ट पर। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोला कि इसे उनकी दोस्ती की शुरुआत माने। सुचेन को ये उम्मीद नहीं थी। वो काफी हैरान हुआ। वो चुपचाप देखता रहा जब मर्चेंट ने आंख मारते हुए कहा कि वो बेफिक्र रहे, आज की सारी बात पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगी। उसने जोड़ा कि भविष्य में जब भी सुचेन को कोई ट्रेडिंग जरूरत हो, उनके एक्सचेंज को पहला ऑप्शन माने और वो हमेशा बेस्ट डील देगा। पूछा कि क्या ख्याल है। सुचेन खुद इंप्रेस्ड हो गया। उसने सोचा कि बस कुछ डिटेल्स से मर्चेंट ने उसकी पूरी सिचुएशंस और जरूरत समझ ली। ये काबिले तारीफ है। उसने ये भी सोचा कि सिचुएशन समझने के बाद उसका फायदा उठाने की बजाय मर्चेंट ने लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए और बेहतर टर्म्स ऑफर किए। कोई हैरानी नहीं कि किंग्जी आगे जाकर मिथ्रिल एक्सचेंज को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बना पाएगा। उसे एहसास हुआ कि रात को खत्म करने के लिए वो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे भरोसेमंद एलाइज बनाने शुरू करने होंगे। और ये उस दिशा में पहला कदम था। जब दोनों हंसते हुए हाथ मिलाते हैं, उनकी मुस्कान में एक जानकारी थी। दोनों को पता था कि ये किसी बड़ी चीज की शुरुआत है। फिर एक हाथ मैजिक सील पर रखा गया और मर्चेंट ने कहा कि मैजिक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और फंड्स एसू चेन के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए हैं। अचानक सुचेन के फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप हुई। उसने देखा सेल नेदरबोन -1 और 15 लाख एडेड। मर्चेंट ने फिर कहा कि चूंकि सुचेन ने इतना बेहतरीन वेपन कोलैटरल पर रखा है, वो क्यूरियस है कि ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के लिए वो क्या यूज करेगा। उसने ऑफर किया कि कुछ इक्विपमेंट उधार दे सकता है। एस रैंक तो नहीं है उनके पास, लेकिन ए रैंक और बी रैंक के कुछ अच्छे ऑप्शन जरूर हैं। सुचेन ने कहा कि कोई जरूरत नहीं। उसने अपनी तलवार आगे की और कहा कि उसके पास अभी भी एक और वेपन है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने दी। ये देखकर मर्चेंट पूरी तरह हैरान हो गया। सिर्फ मर्चेंट ही नहीं, असिस्टेंट और वो दूसरा शख्स भी। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए ये बहुत ज्यादा था। मर्चेंट ने कहा कि आजकल सच में बहुत टैलेंटेड युवा हैं और सुचेन से कहा कि अपना ख्याल रखे। जैसे ही सुचेन निकला, असिस्टेंट खुशी से उछली और मर्चेंट ने खुद विक्ट्री सिग्नल दिया। उसने कहा कि अच्छा हुआ शियोली ने इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट की मदद की और उसे तुरंत सुपरवाइजर प्रमोट करने का ऐलान किया। वो सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन सुचेन ने कहा कि उसे अभी कुछ और खरीदना है। थोड़ी देर बाद वो गैंगचोंग काउंटी लॉन्ग डिस्टेंस बस टर्मिनल के सामने टैक्सी से उतरता है। उसके जहन में पिछली जिंदगी की यादें आईं। उसे याद आया कि उसके परिवार ने लंबे वक्त तक पैसों की तंगी झेली। तब वो ग्रेजुएट हो चुका था, लेकिन अवेकन नहीं हुआ था, तो कोई गिल्ड उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी। उसे याद है कि वो डिलीवरी जॉब्स करते हुए हमेशा यही सोचता था कि वक्त खत्म होता जा रहा है। इधर उधर से काम ढूंढता था और फिर भी मुश्किल से रेंट के पैसे जुटा पाता था। उसे याद है कि उसने अपना बचा हुआ बैलेंस चेक किया था, सिर्फ 15 रुपए। उसने और यूनी को बहुत कम में गुजारा करना पड़ता था, बस जिंदा रहने के लिए। उसे याद है कि उसने कहा था कि उस महीने का रेंट देने के बाद फिर से खाली हो गए। उसने कहा था कि कोई बात नहीं, उसे अभी एक ट्यूटरिंग जॉब मिली है। उसे याद आई इंटरनेशनल सेंट्रल आर्ट इंस्टीट्यूट की एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर, जिस पर स्टूडेंट चेरुइन का नाम था। उसने कहा था कि लगता है उसका सिलेक्शन हो ही गया, लेकिन ये बहुत दूर है। उसने वो लेटर फाड़ कर फेंक दी थी, जानती थी कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा।
उसने कहा था कि वो अपने बड़े भाई के पास रहना चाहती है। सू चेन सोचता है कि उसकी छोटी बहन परिवार पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ड्रीम स्कूल का सपना छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब वो इधर उधर देखता है तो कहता है कि काफी देर हो गई है और यूनी को अब तक बस से उतर जाना चाहिए था। तभी एक आवाज आई। किसी ने कहा कि अगर किसी को लेने आया है तो एंट्रेंस पर नहीं, एग्जिट पर जाना चाहिए, और शिकायत की कि इस महीने का रेंट देने के बाद फिर से खाली हो गए। यूनी थी। 7 साल बाद वो उससे मिल रहा था, इतने लंबे वक्त के बाद। उसने कहा कि जल्दी आए और सामान उठाने में मदद करे। पूछा कि वो वहां बेवकूफों की तरह खड़ा क्यों है। सू चेन कुछ नहीं बोला, बस उसे गले लगा लिया। कहा कि बहुत लंबा वक्त हो गया, 7 साल से उसे देख नहीं पाया। वो कंफ्यूज्ड हो गई और पूछा कि क्या वो उसे गला दबाकर मारना चाहता है। यूनी ने उसे धकेला और कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। पूछा कि कहीं किसी लड़की ने रिजेक्ट तो नहीं किया। कहा कि जल्दी करे ताकि घर जा सके। सुचेन ने कहा नहीं। जैसे जैसे वो वापस चले वो उत्साह से बताने लगी कि एग्जाम देने जाते वक्त सफर कितना क्रेजी था। बस बोलती ही जा रही थी। सुचेन मन में सोचने लगा कि इस बार वो उसे तकलीफ नहीं उठाने देगा, बस यही चाहता है कि उसे ऐसे हंसते देखता रहे। इधर कुछ लोग कह रहे थे कि यही वो रास्ता है जहां से सुचेन घर जाता है। उनके लीडर ने कहा कि छुप जाओ, जैसे ही वो दिखे उस पर टूट पड़ेंगे। उसने मुस्कुराते हुए साफ उत्साहित होकर पागलों की तरह हंसते हुए कहा कि सुचेन को समझा देगा कि उससे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। एक गुंडे ने कहा, वैसे बॉस, यहां इतने स्टूडेंट काउंसिल मेंबर हैं, अगर बात बहुत आगे निकल गई तो। बॉस ने कहा, बस थोड़ा सबक सिखाना था। लेकिन उस लड़के का एटीट्यूड बहुत गुस्सा दिलाता है। ये ई रैंक का कूड़ा सोचता है, अब वो सी रैंक हो गया, इसे पता ही नहीं किससे पंगा ले रहा है। फिर उसे याद आया कि सुचेन ने कहा था कि दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और उसे कभी तंग नहीं करना चाहिए। एक और बोला कि जब मौका आए तो उसे थोड़ा बचाकर रखें क्योंकि वो सू चेन को तबाह करेगा। किसी और ने कहा कि 2 हफ्ते में सू चेन ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं दे पाएगा जब वो उसके साथ हो जाए। बॉस ने कहा कि वो पूरे स्कूल के बेस्ट क्लाउड टाइप असैसिन्स में से एक है, सू चेन को बस इंतजार करने दो, उसे पोजर कूड़ा कहते हुए। वो चोंगडी था, डी रैंक क्लाउड असैसिन। इधर सू चेन और उसकी बहन यूनी साथ चल रहे थे। यूनी ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब लग रहा है। पूछा कि क्या ग्रेजुएशन एग्जाम का स्ट्रेस है। बोली कि उस जैसा सिंपलटन नॉर्मली अपनी फीलिंग्स में नहीं उलझता। उसने कहा कि जो भी हो खुद को संभाले। उसे याद दिलाया कि हमेशा वही कहता था कि जिंदगी एक लंबा सफर है और मौके आते जाते रहते हैं। वो खुद पर बिलीव करने का एक गाना गुनगुनाने लगी और बस बोलती ही रही। सुचेन चुपचाप उसे देखता रहा और उस पल को एंजॉय करता रहा। उसने सोचा कि यूनी सच में बहुत परसेप्टिव है। मिलते ही उसने भांप लिया कि उसमें कुछ अलग है। उसने सोचा कि उसे अभी तक नहीं पता कि वो अवेकन हो गया है, तो वो शायद अभी भी सोचती है कि वो पैसों की तंगी में है। फिर उसने कहा, प्रॉमिस है कि वो ठीक है। यूनी ने सोचा कि वो अभी भी डिनाई कर रहा है, शायद उसके मेल प्राइड की वजह से। उसने सोचा कि मर्द जैसे जैसे बड़े होते हैं इमोशनल वॉल्स बनाने लगते हैं, और खुद से मजाक में कहा कि वो किताब सही थी और लगता है उसका बड़ा भाई बूढ़ा हो रहा है। जब वो ये सब सोच रही थी, सुचेन पूरी तरह कंफ्यूज था कि वो क्या कह रही है। उसी वक्त कुछ लोग परछाइयों में उन्हें देख रहे थे। एक ने कहा कि उस लड़के के साथ कोई लड़की है। बॉस ने कहा, ये तो और अच्छा है, और बताया कि इस गली में कोई कैमरा नहीं है, आज उनका लकी डे है। अचानक सुचेन को कुछ अजीब लगा। उसने उस स्मेल पर ध्यान दिया और समझ गया, ये स्टूडेंट काउंसिल के वो लोग हैं। उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और सोचा कि इन लोगों की हिम्मत तो देखो, पूरे ग्रुप में यहां आ गए। उसे समझ आ गया कि कुछ होने वाला है। जैसे ही खतरा कंफर्म हुआ, सुचेन ने तुरंत ईयरफोन्स निकाले, यूनी के कानों में लगाए और कहा कि वो इन दिनों ये गाना बहुत सुन रहा है, रिपीट पर चला रहा है। उसे भी सुनने को कहा। यूनी ने ह कहा और पूछा कि वो म्यूजिक कब से सुनने लगा। फिर भी उसने सुनना शुरू किया और एंजॉय करने लगी। उसने सोचा कि म्यूजिक किसी इंसान की मेंटल स्टेट दिखाती है, तो वो ध्यान से सुनेगी और अपने बड़े भाई को बेहतर समझने की कोशिश करेगी। जब यूनी गाने में डूबी हुई थी, सुचेन ने पलटकर वहां मौजूद सबको देखा। ज्यादातर ई रैंक थे, कुछ हाई टियर, कुछ लो टियर, कुछ डी रैंक लो टियर भी। इधर यूनी गाने के बोलों में पूरी तरह खो गई थी। बोल जो एक पंछी का अक्स निगलने वाली लहर की बात करते थे, आसमान का अलविदाओं की आवाजों में बिखरने की, और कैलेंडर के दिनों के मिटते जाने की, जब इंसानियत की आखिरी सभ्यता करीब आ रही थी। जब वो संगीत सुन रही थी, सभी गुंडे अपने बॉस के हुक्म पर एक साथ सुचेन की तरफ दौड़ पड़े। सुचेन के जहन में आया कि पिछली जिंदगी में साल 2160 में उसने अपना आखिरी परिवार खोया था। 2167 में जाकर वो वापस आया और आखिरकार अपनी छोटी बहन को फिर देख पाया। जैसे जैसे ये विचार उसके जहन में दौड़े, उसकी मुट्ठियों से इलेक्ट्रिसिटी बहने लगी और पूरे शरीर में फैल गई। उसने सोचा कि 7 साल बाद पहली बार वो अपने परिवार से मिला है, और ये लोग इस पल को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे करते हैं।
गुंडों ने परवाह नहीं की और आते रहे। सुचैन आगे उछला और पहले हमलावर को एक लात मारी जो उसे उड़ा ले गई। ये देखकर बाकी गुंडे घबराने लगे। यूनी हालांकि अभी भी गाने में पूरी तरह डूबी थी, बोल सुन रही थी जो समस्याओं के भेष में खंडहरों और नीली छोटी उजागर करती टूटती दीवारों की बात करते थे। सुचैन ने फिर मुट्ठी भींची। जब संगीत आगे बढ़ा, बोल थे कि हंसी और उपहास सिर्फ परछाइयों में एग्जिस्ट करते हैं। गुंडे डर गए जब उन्होंने उसका घूंसा सीधे अपनी तरफ आते देखा। वो घूंसा सिर्फ एक के लिए नहीं था। पहले को मारने के बाद सुचैन उसके पीछे वालों पर टूट पड़ा, फिर और पीछे वालों पर, बार बार। जब संगीत गैलेक्सी में एक शानदार स्टार के गुजरने की बात कर रहा था, फिर एक और गुंडे ने हिम्मत जुटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही संगीत कहने लगा कि वो अपना हाथ फेट की तरफ बढ़ाता है, सुचैन ने बस उस गुंडे का हाथ पकड़ा और एल्बो स्ट्राइक से तोड़ दिया।